सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खास दिन वक्त दिया। दरअसल सर एक बड़ी अहम खबर आई, क्योंकि कई बार मेरी और आपकी अग्निवीर को लेकर बहुत चर्चा हुई, बहुत डीपली हमने बात की। लेकिन कुछ खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बड़ा चेंज करने के लिए तैयार है, जिसमें जो इन्फेंट्री में अग्निवीर है वहां पर 75 to 80% को पक्का किया जा सकता है परमानेंट, बाकी को बाहर भेजा जा सकता है। जो एयर डिफेंस आर्टिलरी में है, आरटी में है, सिग्नल्स में है, इंजीनियर में है, वहां पर 80 to 85% को पक्का करने की बात आ रही है। और जो स्पेशल फोर्सेस में है, पैरा में है, उनको 100% जो है वो परमानेंट करने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एमओडी का तो कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन ये सोर्सेस हमारे बता रहे हैं। तो किस प्रकार से हम इस खबर को देखें, क्या वाकई में एक चेंज हो सकता है? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो ये जो मुद्दा आपने उठाया ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें डिफरेंट यार्डस्टिक अगर आप लगाएंगे स्पेशल फोर्सेस के लिए, इन्फेंट्री के लिए, आर्टिलरी के लिए, सिग्नल्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, तो फिर से वहां पे डिसग्रंटलमेंट आएगा। आपके दो मापदंड हो जाएंगे। देखिए उस जवान की क्या गलती, वो उसने भी उतनी अच्छी दौड़ लगाई, उतना अच्छा फिजिकल टेस्ट दिया, उसने रिटन एग्जामिनेशन पास किया, और आपने उसको एएससी में भेज दिया या आर्टिलरी में भेज दिया या सिग्नल्स में चला गया। और वही दूसरा जवान, उसने भी वही दौड़ लगाई, वही टेस्ट दिया, वो स्पेशल फोर्सेज चला गया या इन्फेंट्री में चला गया, वो तो परमानेंट हो गया 100%, दूसरा बेचारा 50% या 70% के ब्रैकेट में आ गया। तो ये जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है राजेश जी। एक मापदंड होना चाहिए। सोल्जरिंग जब आदमी करता है तो वो तमाम तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट करता है। वो नहीं चाहता कि उसके रैंक एंड फाइल में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो। यहां तक कि मैं सर्विसेज को भी उसी एक मापदंड से नापता हूं, क्योंकि ओके। कोई अपने से नहीं डिसाइड करता कि वो एएससी में जाएगा या आर्टिलरी में आएगा या किसी आर्म्स एंड सर्विसेज में जाएगा। उसको वो फेट कंपनी मिलता है, जो रिक्रूटमेंट के जो डायरेक्टरेट स्टेट्स हैं वहां से उसका आर्म्स एंड सर्विसेज उसको अलॉट किया जाता है। और तमाम तरीके की वैकेंसी आती है, कभी इन्फेंट्री में वैकेंसी ज्यादा, कभी आर्टिलरी की वैकेंसी ज्यादा, कभी स्पेशल फोर्सेस की। और जो जो वैकेंसी का जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जवान की चॉइस या रिक्रूट की चॉइस नहीं मांगा जाता है। उसके ओके। ऊपर ये चॉइस ला दी जाती है कि आप आर्टिलरी में जाएंगे या सिग्नल्स में जाएंगे या इन्फेंट्री में जाएंगे। तो लिहाजा उस पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप 100% नहीं कर सकते हैं तो इस मापदंड को आप 80% या 85% या 90% कर सकते हैं। 10% लोगों के लिए फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, स्किल को पिकअप नहीं कर सकते, तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेज या अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट में जा सकते हैं। लेकिन जो भी मापदंड अपनाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रिक्रूटमेंट का जो भी आप मापदंड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल आता है और जो सोल्जर्स हैं उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आर्म्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है। लेकिन एक दो सवाल मेरे और हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले हम 1-1.5 साल से देख रहे थे कि अग्निवीर की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से अग्निवीर को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर अब बात करने लगा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि मेरे जैसे यूट्यूबर जो है इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से कोई संकेत, कोई इंडिकेशंस मिले हैं कि एक माहौल बनाया जाए। और क्या ऑपरेशन सिंदूर और जिस प्रकार से इस वक्त चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक साथ आ रहे हैं, तो जरूरत महसूस हो रही है भारत सरकार को, और ये एहसास भी हो रहा है कि ये जो हमने फैसला लिया है ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है सर। राजेश जी, आपके माध्यम से मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसने कई तरीके के हमारे ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेसन्स को ओपन किया है। तमाम तरीके की वो विधियां जिसको हम आज की डेट में इंप्लीमेंट कर रहे थे उसके लिए हमें रीअसेस करने के लिए बाध्य किया, और उसमें अग्निवीर एक कॉन्सेप्ट है। एक हमने इंडिजनाइजेशन और स्वावलंबन का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो देखिए फ्रूटफुल साबित होता जा रहा है। अगर आप दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे तो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस दूसरा कंट्री प्ले अप नहीं करेगा। वहीं जी। आप अग्निवीर की अगर हम बात करें कि आज की डेट में ऑपरेशन सिंदूर ने इतना बड़ा लेसन दिया है कि आप देखिए
पाकिस्तान, चाइना और जिस तरीके से दोनों ने मिलके तमाम तरीके के एयर डिफेंस इक्विपमेंट, ड्रोन और डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का जो संचालन किया है, वो एक आई ओपनर है। पाकिस्तान, चाइना दो अलग एंटिटी आप नहीं मान सकते, दोनों मिलके देखिए युद्ध लड़ रहे हैं, और साथ में बांग्लादेश का फ्रंट, साथ में म्यांमार। आपकी सिक्योरिटी का अगर आप री एनालिसिस करेंगे तो आपको तमाम ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी। साउथ एशिया में जो लड़ाई का माहौल है वो कॉन्टैक्ट बैटल भी है, डिस्टेंस वॉर जी भी है, हाईटेक वॉरफेयर भी है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन की अब बात होती है। इन सारों के लिए आपको सजग रहना है। एक तरफ ईसीसीएम का कितना बड़ा इफेक्ट है, कितना जैमिंग हुआ, कितने तरीके से आपने उनके रडार को पेनिट्रेट करके डिस्ट्रक्शन किया, तो उसमें आपको मैन पावर चाहिए, टेक्निकल मैन पावर चाहिए, और साथ में इन्फिल्ट्रेशन का ब्रिड, साथ में जेएनके जैसे सेंसिटिव स्टेट, मणिपुर, वहां म्यांमार का बॉर्डर, इधर बांग्लादेश का बॉर्डर एक्टिवेट, तमाम जगह आपको मैन पावर चाहिए, आपको बॉर्डर सील करने के लिए ट्रुप्स चाहिए। कैसे आप इन सारी चीजों को लागू करेंगे अगर आप अग्निवीर जैसा कॉन्सेप्ट लाएंगे जिसमें कि तमाम लोगों को आप 4 साल के बाद घर भेज देंगे, तब जब वो सीख के ट्रेनिंग या कुछ डिलीवर करने के स्टेज में आएगा आप उसको घर भेज देंगे। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा आई ओपनर रहा है। मेरा मानना है कि अब सिंदूर ने बहुत सारे लेसन दिए हैं, और आज की डेट में जब हम अग्निवीर को रेगुलर करने की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है राजेश जी। जी मैं दो से तीन पॉइंट अगर आपसे समझना चाहूं कि क्यों अग्निवीर को रेगुलर करने की जरूरत है, तो क्या पॉइंट्स आपके पास होंगे? क्योंकि डिलीवर तो अग्निवीर कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि अच्छा काम उन्होंने किया। अगर वो 4 साल बाद चले जाएंगे तो 4 और रिक्रूट आएंगे, वो और अच्छा काम करेंगे। और इसके सरकार का तो कहना है कि हमारे पीछे एक मैन स्ट्रेंथ हमें मिल रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये अग्निवीर वापस ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को। देखिए, मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर एक लिमिटेड ऑपरेशन था। इसको हाई स्केल कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तमाम तरीके के प्रिसीजन गाइडेड मिशन, डीप स्ट्राइक मिशन, इस तरीके को कॉन्टैक्ट बैटल नहीं हुआ। लेकिन आपको कॉन्टैक्ट बैटल की जरूरत है। अगर कल बीएटी का कोई एक्शन होता है या आपको बॉर्डर सील करना पड़ता है तो मैन पावर कहां से लाएंगे? और 4 साल का समय देखिए अग्निवीर की ट्रेनिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। आज के डेट में हाईटेक वॉरफेयर है, लेकिन साथ में साथ आपको पेट्रोलिंग, एम्बुश और रोड ओपनिंग और तमाम तरीके के एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड पे भी काम करना है, तमाम तरीके के सर्विलेंस बनाना है, ह्यूमन जनरेट करना है, तमाम तरीके के रिसोर्सेज कल्टीवेट करने हैं। ये सब कहां से ट्रेन मैन पावर आएगा? और जब हम हिंदुस्तान के थ्रेट की बात करते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, चाइना, देखिए कितना बड़ा बॉर्डर है हमारा, कैसे आप उन बॉर्डर को मैनेज करेंगे? अगर आपने कोई भी लूप होल छोड़ा तो वहां से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करेंगे और तमाम ऐसे पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम देंगे। तो हम क्यों ट्रेन मैन पावर को, जब हमें रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, अगर हम उसी को फर्दर पुख्ता करें और ट्रेन करें, तमाम तरीके को उसको इक्विपमेंट दें, तो हमारे लिए वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। आपको उसके स्किल को कैपिटलाइज करना है, ना कि जी उसके स्किल को जाया होने देना है। लिहाजा मेरा मानना है कि आज की डेट में इनको रेगुलर करने की बहुत सख्त जरूरत है। इसकी जरूरत देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर से और ज्यादा उभर के सामने आई है। लिहाजा हमें कॉम्बैट एफिशिएंसी पे जाना पड़ेगा, ना कि कॉम्बैट कॉम्प्रोमाइज पे। ओके सर, चलिए उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जरूर इसके बारे में बहुत जल्दी फैसला ले, क्योंकि वक्त बहुत कम अब होता भी जा रहा है। एक पॉइंट, दो पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ